हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा ये प्रोसेस कैपेबिलिटी के बारे में। ये वैसे तो मेट्रोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल का टॉपिक है, पर मोर ऑफ हम इसे क्वालिटी कंट्रोल से ही जोड़ेंगे। ये प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या चीज़ है, ये हम अभी इस लेक्चर में देखेंगे। ये प्रोसेस कैपेबिलिटी, ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको बस 2 या 3 स्लाइड में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं कि ये प्रोसेस कैपेबिलिटी किस चीज़ पे बेस्ड है। तो ये बेस्ड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे। जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के लिए इसका थोड़ा बेसिक ज़रूरी है, वह मैं आपको बता दूँ। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये किसी एक मीन के साथ वेरी होता है। जैसे कि ये यहाँ एक मीन है, इसके आजू बाजू ये वेरी हो रहा है, तो इस वेरिएशन को हम गिनेंगे +3 सिग्मा ये वाला और -3 सिग्मा ये वाला, ऐसे हम उसे करेंगे। ये सिग्मा वैल्यू कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बारे में आपको वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के वीडियो में पूरा पता चल जाएगा, लेकिन अभी समझ लीजिए कि ये +3 सिग्मा और -3 सिग्मा जोड़ के हो जाएगा 6 सिग्मा। ये 6 सिग्मा वर्ड भी आपने पहले कभी तो सुना ही होगा। तो ये 6 सिग्मा यही से आता है। ये जो 6 सिग्मा है, इसे हम कहेंगे वेरिएशन ऑफ दैट प्रोसेस। अभी इस केस में यहाँ से यहाँ तक जो 6 सिग्मा है, वो इस कर्व का मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है। और इस कर्व का एरिया मतलब क्या है, ये भी समझ लीजिए। ये एक्सिस साइज डेविएशन इंडिकेट कर रहा है, ये एक्सिस फ्रीक्वेंसी इंडिकेट कर रहा है। तो अभी देखिए, यहाँ का मैं ले लूँ, यहाँ का साइज, तो इस साइज पे इतनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब पार्ट्स प्रोड्यूस होने की इस साइज पे फ्रीक्वेंसी इतनी है, इस साइज पे पार्ट प्रोड्यूस होने की फ्रीक्वेंसी इतनी है, और इस सारे को मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिलने वाला है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड, बिकॉज साइज मल्टीप्लाइड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। सो मुझे उस साइज पे कितने पार्ट्स बने हैं उसका पूरा मैं एडिशन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इस कर्व का एरिया, और वो एरिया मतलब एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, और वो मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होगा। तो मुझे ए +- 6 सिग्मा रेंज में कितने पार्ट्स प्रोड्यूस है, ये मुझे पता चल जाएगा अगर मैं इस कर्व का एरिया निकालूं। तो वो एरिया +-3 सिग्मा या फिर 6 सिग्मा कह लीजिए, उसके अंदर एक कहलाता है 99.73% एरिया। मतलब +-3 सिग्मा में 99.73% ऑफ पार्ट्स आर देयर, और उसके बीच में रहते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। तो इसे कहेंगे हम 6 सिग्मा, और ये हम निकालते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकालने के बाद। अभी हम देखते हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी और ये 6 सिग्मा का क्या रिलेशन है। पहले समझ लीजिए कि ये 6 सिग्मा है क्या, ये प्रोसेस कैपेबिलिटी है क्या। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी हम किसी भी प्रोसेस के लिए मेंशन करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी मशीन के लिए मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि उस मशीन पे वो प्रोसेस चल रहा है ना। तो मेट्रोलॉजी हम सपोज एक मशीन के लिए भी ये प्रोसेस कैपेबिलिटी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी नंबर ऑफ पार्ट्स मशीन पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उस नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस हो जाने के बाद ये मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाऊंगा, और उस कर्व का मैं 6 सिग्मा बनाऊंगा, और उसके हिसाब से मैं उसका प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालूंगा। हम देखते हैं बाद में कैसे होगा वो, पर आप समझ लीजिए कि प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस की क्या कैपेबिलिटी है कि वो हमें एक्सेप्टेड प्रोडक्ट्स दे, एक्सेप्टेड कंपोनेंट्स दे। ये कहलाता है प्रोसेस कैपेबिलिटी। तो ये हम इंडिकेट करेंगे 2 फैक्टर्स से। एक कहलाता है प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशो, और एक कहलाता है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। हम ये दोनों फैक्टर देखेंगे क्या होते हैं, और इनके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशियो हम CP से इंडिकेट करते हैं, और प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स हम CPK से इंडिकेट करते हैं। अब ये 2 फैक्टर्स क्या है समझने के लिए, आप ये पहले 2 ग्राफ या फिर ये 2 सिचुएशंस देख लीजिए। इसमें ये जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और यहाँ जो दिया रखा है वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है। ये डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस मतलब दूसरा कुछ नहीं, तो बस टॉलरेंस है जिस रेंज में हम अपना पार्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। सपोज मैं यहाँ 2 लाइन बना दूँ और कहूँ कि बीच का जो है एरिया वो 6 सिग्मा है, तो इस प्रोसेस का वेरिएशन क्या होगा? ये 6 सिग्मा हो गया।
ये जो वेरिएशन है और ये जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस है, इसमें से बड़ा कौन है? तो ऑब्वियसली डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस बड़ा है। मतलब ये प्रोसेस इतने से वेरिएशन में 99.73% ऑफ द पार्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, और हमें चाहिए इतने वेरिएशन में। तो ऑब्वियसली ये मशीन इस पर्टिकुलर टॉलरेंस के लिए तो बहुत अच्छा है। ये तो पूरे 100% एक्यूरेट कर देगा, क्योंकि देखिए 99.73% तो इसी रेंज में आ रहा है, और यहाँ और भी जगह है। तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर मशीन है जिसके ऊपर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना है, ये पर्टिकुलर मशीन हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि ये डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन का रेंज है वो हमारे 6 सिग्मा रेंज से बहुत ज़्यादा है। मतलब ये मशीन इज़ मोर कैपेबल, मशीन ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टॉलरेंस में पार्ट प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है कंपेयर टू गिवन टॉलरेंस। अभी ये केस समझ लीजिए, इसमें भी सपोज वही मशीन है, वही 6 सिग्मा है, यहाँ जितना 6 सिग्मा था इतना सिग्मा यही भी है, पर इस दोनों सिचुएशन में कुछ फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो प्रोसेस मीन के हिसाब से रहता है। सपोज ये हो गया बीच का ये प्रोसेस मीन, किस मीन के हिसाब से प्रोसेस चल रहा है, ये हो गया प्रोसेस मीन, और ये हो गया डिज़ाइन टॉलरेंस। तो अभी इस डिज़ाइन टॉलरेंस का जो मीन है और ये प्रोसेस का मीन है, ये मैच नहीं कर रहा है जैसे कि इस केस में वो कर रहा था। तो अभी यहाँ क्या फ़र्क होगा, भले ही हमारा 6 सिग्मा इस प्रोसेस इतना ही हो, पर हमारा प्रोसेस मीन और जो टॉलरेंस का मीन है वो मैच नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हमारे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन भी जाएंगे, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको। तो नॉट नेसेसरली हमें बस वेरिएशन पे ही नहीं देखना है, तो हमें प्रोसेस मीन पे भी देखना है। वैसे तो कोई भी डाटा हम हमेशा यही दो पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, या फिर रेस्ट्रिक्ट करते हैं, या फिर पूरा डिफाइन करते हैं, ऐसे कहूँ। एक होता है प्रोसेस मीन और दूसरा होता है, एक होता है मीन और दूसरा होता है स्प्रेड, या फिर हम उसे डेविएशन कहेंगे या फिर रेंज कहेंगे, जो भी कहो। इसी दो पैरामीटर के ऊपर कोई भी डेटा है बेस्ड रहता है, डिफाइन रहता है। तो इस केस में भी वही है, ये दोनों सिचुएशन में स्प्रेड तो सेम है पर मीन अलग अलग है, तो इसलिए ये दो डेटा है वो अलग अलग है। तो अभी इस केस में कैसे निकालेंगे और इस केस में हम कैसे निकालेंगे प्रोसेस कैपेबिलिटी, वो हम देखेंगे। पर आप डिफरेंस समझ लीजिए कि ये दोनों केस सेम नहीं है। ये केस है जहाँ से हमें सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट हमें अच्छे ही मिलेंगे, अच्छे एक्सेप्टेड रेंज में प्रोड्यूस होंगे। इस केस में भले ही वही मशीन है, मशीन वही नहीं होगी, पर रेंज वही है, पर प्रोसेस मीन अलग होने के कारण हमें पूरे के पूरे पार्ट एक्सेप्टेड रेंज में नहीं मिलेंगे। कुछ जो यहाँ दिख रहे हैं वो डिफेक्टिव पार्ट्स होंगे, क्योंकि अपर लिमिट जो होगा टॉलरेंस का उसको क्रॉस कर गए हैं। तो ये केस होगा वो अलग प्रोसेस कैपेबिलिटी वाला होगा, ये केस होगा वो अलग प्रोसेस कैपेबिलिटी होगा। अभी हम देखते हैं ये जो फॉर्मूलाज, ये जो प्रोसेस कैपेबिलिटी है, प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशो, ये हमने जो पहला वाला केस डिस्कस किया था जहाँ प्रोसेस मीन और डिज़ाइन और टॉलरेंस मीन मैच कर रहा था, उस केस के टाइम हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और सीपी निकालेंगे। अगर वो प्रोसेस मीन और डिज़ाइन मीन मैच नहीं कर रहा है तो हम ये सीपी के वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला दोस्तों। तो ये फार्मूला देखिए क्या है, सीपी इज इक्वल टू स्पेसिफिकेशन विड्थ, उसे ही हम टॉलरेंस कहते हैं, डिवाइडेड बाय प्रोसेस वेरिएशन, जिसे हम 6 सिग्मा कहेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे तो ये होगा सीपी वैल्यू। अभी इस केस में देखो, ये हो गया टॉलरेंस जो कि मान लीजिए सपोज 1 mm है, ये हो गया प्रोसेस मीन, मान लीजिए वो सपोज 0.5 mm है, तो इसका सीपी वैल्यू कितने हो गया, इसका सीपी वैल्यू हो गया 2। वो बहुत अच्छा वैल्यू है, कम से कम 1 तो होना ही है। 1 से अगर वैल्यू कम हुआ तो समझ लीजिए कि वो सही नहीं है। 1 से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्टिव होंगे पार्ट, तो कभी भी सीपी वैल्यू 1 से कम नहीं होनी चाहिए। आइडियली इट शुड बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट शुड बी अराउंड 1.5 to 2 इन दैट रेंज। 1.5 के आसपास रहेगा तो भी चलेगा। तो इससे रहती है सीपी वैल्यू, जो इंडिकेट करते हैं रिलेशन बिटवीन द spread of a normal distribution curve or the tolerance of a part.
ये जो फॉर्मूला है वो इंडिकेट करता है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए क्या है, CPK इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स डबल बार, मतलब ये प्रोसेस मीन, मतलब जिसके आजू बाजू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्प्रेड हुआ है उसे हम प्रोसेस मीन कहेंगे। प्रोसेस मीन माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा, कॉमा अपर स्पेसिफिकेशन माइनस प्रोसेस मीन डिवाइड बाय 3 सिग्मा। इन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी वो हम लेंगे CPK करके। तो अभी ये केस में वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये हो गया आपका प्रोसेस मीन, ये हो गया आपका डिजाइन स्पेसिफिकेशन मीन, ये हो गया आपका अपर लिमिट, ये वैल्यू अपर लिमिट है, ये वैल्यू है लोअर लिमिट, और यहां से यहां तक हो गया आपको 3 सिग्मा, और फिर ये प्रोसेस मीन से यहां तक समझ लीजिए आपका हो गया दूसरा 3 सिग्मा, ये जोड़ के हो गया 6 सिग्मा। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा फिर, एक्स डबल बार मतलब प्रोसेस मीन माइनस लोअर कंट्रोल लिमिट, मतलब ये डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा, ये वैल्यू, ये कुछ नंबर आएगा। फिर अगली बार हम करेंगे अपर कंट्रोल लिमिट, मतलब ए माइनस लोअर माइनस प्रोसेस मीन, मतलब ये डिवाइड बाय 3 सिग्मा। तो ये नंबर तो बहुत कम आने वाला है, तो ये नंबर हम लेंगे CPK वैल्यू करके, वो ऑब्वियसली 1 से कम ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो ये वैल्यू इंडिकेट करेगा कि उस प्रोसेस का CPK वैल्यू क्या है। तो मान लीजिए बस इतना ही है कि अगर प्रोसेस मीन टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन के मीन से मैच कर रहा है तो आप CP यूज़ कीजिए या फिर CPK यूज़ कीजिए। अभी हम एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, प्रोसेस कैपेबिलिटी है। न्यूमेरिकल है, सपोज वी हैव अ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ 9 ± -0.5। ये सही तरीका नहीं है इंडिकेट करने का, पर आप कंसिडर कीजिए 9 रहता है और उसके आगे ऊपर ऐसे ±0.5 लिखा रहता है, ये हो गया टॉलरेंस रिप्रेजेंटेशन रहता है सही तरह से, वो दिया रखा है। एंड प्रोसेस मीन दिया रखा है 8.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया रखा है 0.12। तो अभी हमें निकालना है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, और जो भी है प्रोसेस कैपेबिलिटी जो भी एप्लीकेबल है वो हम निकालेंगे। अभी यहाँ देखेंगे प्रोसेस मीन और ये डिज़ाइन मीन, या डिज़ाइन मीन कितना है 9 है, या प्रोसेस मीन कितना है 8.8 है। तो अभी हम यहाँ CP वैल्यू निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, टॉलरेंस का मीन और प्रोसेस वेरिएशन का मीन मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे CPK वैल्यू। तो यहाँ हम CPK वैल्यू निकालेंगे। मेरे को यहाँ मैंने लिखा है देन सिंस द प्रोसेस मीन इज नॉट मैचिंग विद द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन मीन्स और बेसिक साइज, इट विल नॉट। आप ये बेसिक साइज मत कंसिडर कीजिए, इसे हम स्पेसिफिकेशन मीन ही कहेंगे या फिर टॉलरेंस का मीन ही कहेंगे, इस वेरिएशन का मीन कहेंगे। इज नॉट विल नॉट बी करेक्ट टू कैलकुलेट CPK, हेंस वी शुड कैलकुलेट CPK, मतलब इस प्रॉब्लम के लिए हम CPK कैलकुलेट करेंगे ना ही कि CP। तो CPK वैल्यू में CPK के फार्मूला में आप वैल्यूज डाल दीजिए और आपको मिल जाएगा प्रोसेस मीन, प्रोसेस कैपेबिलिटी। जैसे कि यहाँ है ये 0.83 मिल रहा है, विच इज़ वेरी मच लो, क्योंकि ये 1 से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट डिफेक्टिव नहीं होंगे। तो ये प्रोसेस नहीं चलेगा इस पार्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, हमें दूसरा मशीन ढूंढना पड़ेगा जिसका प्रोसेस कैपेबिलिटी, जिसका इंडेक्स कम से कम 1 से ऊपर हो। तो दोस्तों ये था प्रोसेस कैपेबिलिटी। होप आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में नहीं आई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।